जय हिंद साथियों, द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। ये आंसर राइटिंग सेशन है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे और भी एस्पायरेंट इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इन प्रश्नों का जो आपको दिया गया था उनको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न आपका क्या है कि गोदान उपन्यास के नागरिक और ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के दो खंडहर में रहने वाले दो परिवारों के समान है, जिनका एक दूसरे के जीवन क्रम से संपर्क सूत्र बहुत कम है। इस मत को प्रेरित करने वाले संभावित कारणों का निर्देशन कीजिए। तो एक तो यहाँ पर नागरिक और ग्रामीण पात्र, पहला की पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, नागरिक और ग्रामीण पात्र। दूसरा, बड़े खंडहर में रहने वाले दो परिवार के समान है, जिनका एक दूसरे के जीवन क्रम से संपर्क बहुत कम है। अब संपर्क बहुत कम कैसे है, इसको ये की पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। अब इसको हमें समझना पड़ेगा कि संपर्क कैसे है। नागरिक और ग्रामीण पात्र, इसी के जगह पे आप समझ सकते हो, यहाँ पर शहर भी लिख सकते हो, शहरी और ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के। तो नागरिक ही सही है, वैसे ये किसी एक साहित्यकार है उनका ही ये कथन है, जिसको यहाँ पर मैंने डाल करके डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है। तो देखिए इस प्रश्न को लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, परिचय होना चाहिए। परिचय में आप क्या लिखेंगे, आप इस तरह से बताइए कि आलोचकों ने गोदान में कथानक के बिखराव की समस्या का जिक्र किया है और उनका मानना है कि गोदान में एक नहीं बल्कि दो समानांतर या फिर स्वायत्त कथाएं हैं, एक तो ग्रामीण जीवन का और दूसरा शहरी जीवन का। और उसके बाद बताइए कि इन आलोचकों के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रेमचंद ने कथाओं को जोड़ नहीं सका है, इसलिए गोदान में कथानक के बिखराव की समस्या देखी गई है, या फिर कथानक बिखरा गया है या बिखर गया है, ठीक है। आप इस तरह से परिचय को लिख सकते हो। फिर आपका जो मुख्य भाग होगा, अब मुख्य भाग में आपको क्या लिखना है। देखिए मुख्य भाग में आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो दो खंडहर है, ये दो खंडहर जो है और दो परिवारों के समान है, जिनका जीवन क्रम से संपर्क बहुत कम है। तो संपर्क बहुत कम है, इसका क्या कारण है, कौन कौन सा मतलब कथा, कोई ऐसा कथा होगा ना जो गांव और शहर के कथा को जोड़ रहा होगा, तो इसका संपर्क बहुत कम है। तो कौन कौन से ऐसे पात्र हैं जिसने जोड़ने का काम किया है और उनकी आवृत्ति कितना है और उसका गुणात्मक प्रभाव कितना है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये संपर्क बहुत कम है। इसमें तीन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज़ आपको देखना है कि संपर्क सूत्र, फिर आप देखिएगा इसमें दूसरा इसका आवृत्ति, वो कितना बार आया गया है और या कितना बार है, और उसके बाद इसका देखिएगा गुणात्मक प्रभाव। ये तीनों के लिए आपको अलग अलग पैरा लिखनी है, ठीक है। तीनों के लिए अलग अलग पैरा आपको मुख्य भाग में लिखना है। चलिए अब कैसे लिखेंगे, तो जैसे आप बताइए कि रचना में बिखराव है या नहीं, इस बात का फैसला जो है या इसके लिए इस बात का आधार है कि गांव और शहर की कथा को जोड़ने के लिए प्रेमचंद ने किस तरह के संपर्क सूत्र का प्रयोग किया हुआ है। और यह भी हमें देखना पड़ेगा कि संपर्क सूत्र कितने हैं और फिर इनकी आवृत्ति कितनी है और संपर्क सूत्र का फिर गुणात्मक प्रभाव कितना है, यानी कि संपर्क सूत्र कितने हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, संपर्क सूत्र टोटल 3 ऐसे पात्र हैं जो संपर्क सूत्र में आएगा। एक आएगा राय साहब, दूसरा आएगा गोबर और तीसरा आएगा मेहता मालती, ठीक है। ये तीन ऐसे पात्र हैं। कितने पात्र हैं, तो 3 ऐसे पात्र हैं जो संपर्क सूत्र को साधने का काम कर रहा है। लेकिन इनका आवृत्ति कितना है, तो राय साहब जो एक बार गांव गए हैं, गोबर 2 बार गांव से शहर और शहर से गांव आया है, मेहता मालती भी 2 बार आया हुआ है। राय साहब कब आता है, तो धनुष प्रसंग में आता है, गोबर शहर से गांव आता है, ठीक है। मेहता मालती एक बार तो धनुष प्रसंग में आता है और दूसरी बार ये गांव जो है घूमने के लिए आता है। तो ये हो गया आपका आवृत्ति। फिर इसका प्रभाव में आपको लिखना पड़ेगा कि जैसे धनुष के समय जब राय साहब आता है तो इनका जो ध्यान होता है, ये ध्यान कहाँ पर होता है,
तो ग्रामीण पे ना होकर के जो शहर से शहरी पात्र, जैसे कि शहर के आप बोल सकते हैं कि मेहमान, है ना, शहर के जो मेहमान है उनके ऊपर इसका ज़्यादा ध्यान होता है। तो इसलिए संपर्क सूत्र गुणात्मक प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। गोबर के माध्यम से कुछ हद तक कथाएँ जुड़ पाई है, लेकिन फिर भी ये कथानक के विक्रय को संभाल नहीं पाया है। वहीं पर मेहता मालती का देखें तो गांव घूमने के लिए तो ये अनावश्यक है, और धनुष यज्ञ में आया हुआ तो ये भी मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि थोपा हुआ है इनका आना यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आपको अलग अलग इसके लिए अलग अलग मुख्य भाग में आपको लिखना पड़ेगा, और फिर आप निष्कर्ष दीजिए इस प्रश्न का। और इसका निष्कर्ष जो होगा कि बताइए कि गोदान के शहरी और ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के दो खंड में रहने वाले दो परिवारों के समान है, जिनका एक दूसरे के जीवन क्रम से बहुत कम संपर्क है। यही आप लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप ये बता सकते हैं कि नंदू दुलारे वाजपेयी जी का ये कथन है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। चलिए अब हिंदी साहित्य का पहले कॉपी देख लेते हैं चेक करके, उसके बाद फिर ये जीएस का जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, फिर इस प्रश्न का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहले देखते हैं हिंदी साहित्य का कितना कॉपी है, कौन कौन सी कॉपी है। चलिए एक ये हमारे पास आया हुआ है, ये द शील्ड और नाम है इनका सुमन। द शील्ड IAS ये लिखना जरूरी, डेट भी लिखा हुआ है। चलिए देखिए क्या है, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है जिसे 1966 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास के माध्यम से सिर्फ मुंशी मत लिखिए, प्रेमचंद जी लिखिए, जिन ग्रामीण जीवन के साथ शहरी जीवन को भी, ये देखिए समझ नहीं आ रहा है ना, थोड़ा स्पष्ट रूप से लिखिए, भी दिखाया है, जीवन को भी दिखाया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि शहरी है। देखिए यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड है, तो ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे होगा कि, ठीक है, कि शहरी और ग्रामीण जीवन एक ही मकान पर है, जहाँ दोनों गलत लिखा हुआ है, यहाँ अनुस्वार होगा। जगह शोषण तो समान है, बस अंतर इतना है कि दोनों ही स्थान के शोषण करने का तरीका भिन्न है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण लोगों और नहरिये लोगों के जीवन यापन, ये क्या लिखे हैं, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है ये शब्द आपका, जीवन यापन के तौर तरीके अलग है जो उन्हें एक दूसरे से भिन्न मानती है। परिचय आपको थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, ये परिचय आपका बहुत छोटा है, अच्छा नहीं है ना। परिचय में सुधार करिए, और परिचय में कैसे सुधार करना ऑलरेडी मैंने शुरू में बोल रखा हुआ है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो आपने दिया हुआ है इनका कोई क्वेश्चन के साथ सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है, तो ये अनावश्यक पॉइंट आप एक तरह से बोल सकते हो, या फिर आपको इसके इर्द गिर्द ही लिखना चाहिए था। ग्रामीण इलाकों में झुर्रियाँ जैसे कई छोटे किसान को जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी इसके विपरीत नागरिक जीवन जैसे मजदूरों को बहुत सुविधा नहीं है। गोदान शहरी और समावेश का है। देखिए क्वेश्चन आपका जो है ये गलत दिशा में भटका हुआ है। जो मैंने आपको परमिशन बताया है उसमें आपको यहाँ पर बोला गया है दो खंड के मकान परिवारों के समान है और जीवन का संपर्क बहुत कम हुआ है, तो उन्हीं संपर्क सूत्र को आपको बताना है। जो मैंने आपको परमिशन में बताया हुआ है उनके अनुसार फिर से उत्तर लिखिए और फिर से ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। पूजा सुधार करने की आवश्यकता है सुमन। चलिए नेक्स्ट उत्तर देखते हैं हिंदी साहित्य का ही, ये जीएस का है। चलिए ये है गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा 1936 में लिखा गया था। इस उपन्यास में उस समय की घटनाओं के बारे में बताया गया था कि कैसे दो तरह के पात्र का जीवन कट रहा था। दो तरह के पात्र का जीवन, ये इसका कुछ सेंस नहीं आ रहा है ना, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर, अर्थ स्पष्ट नहीं, ये ध्यान में रखिएगा आपको। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में नगरीय
पात्र जैसे मालती खन्ना, डॉक्टर मेहता और खुर्शीद इत्यादि तथा ग्रामीण पात्र जुनिया होरी गोबर इत्यादि के माध्यम से अपने भारतीय समाज के बारे में जीवन प्रस्तुत किया। ये पॉइंट ठीक है आपका, गुड। फिर जो है, कैसे एक ग्रामीण अगर गांव छोड़कर शहर जाता है तो उसको वहां पर भी जमींदारों जैसे लोगों के नीचे दब जाता है, जैसे लोगों के नीचे दब जाता है। होरी जैसे किसान का गांव में शोषण होता है जमींदार द्वारा शहर में। देखिए ये कोई रिलीवेंट पॉइंट नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ग्रामीण तथा शहरी जीवन के पात्रों में आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तथा शहरी पात्र अधिक समृद्ध होते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है, आप लोग लिख कुछ और रहे हैं, है ना, वहाँ पर तो ये पॉइंट भी आपका नहीं होगा। सामाजिक संरचना में ग्रामीण समाज मूल्यों पे अधिक महत्व है, जबकि जब ये पीढ़ीगत संघर्ष, ये इसमें सुधार करिए। हालांकि प्रेमचंद ने गोदान में उस समय की समस्या के बारे में बताया है, ठीक है, निष्कर्ष भी अलग है। तो जो मैंने आपको फॉर्मेशन दिया हुआ है इसको फिर से आप लोग लिखिएगा इन प्रश्न का उत्तर, ठीक है। ये उत्तर सही नहीं है। अब समस्याएं, अब ये भी जीएस का आंसर है। नेक्स्ट ये है, गोदान उपन्यास में नागरिक और ग्रामीण पात्रों के बीच अंतर को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। शहरी जीवन शैली, नागरिक पात्र शहरों में रहते हैं जहाँ जीवन शैली शिक्षा और ज्ञान, आर्थिक नागरिकों पर अर्थ नहीं होगा ये, ठीक है। ग्रामीण जीवन शैली, ग्रामीण पात्र में रहते हैं जहाँ जीवन शैली अधिक और पारंपरिक, ये ठीक नहीं है उत्तर, ये सब में सुधार करिए। फिर से लिखिएगा कल आप लोग, जो मैंने आपको बताया हुआ है उसके आधार पे लिखिएगा आप लोग। चलिए मैं एक बार इन उत्तरों का फॉर्मेशन एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ने मतलब किसी का उत्तर सही ही नहीं है। आप इस उत्तर का इस तरह से लिख सकते हो, आप इसको नोट कर लीजिए चाहे तो। कई आलोचकों ने गोदान के कथानक में बिखराव की समस्या का जिक्र किया है। उनका मानना है कि गोदान में एक नहीं दो स्वायत्त कथाएं हैं, एक ग्रामीण जीवन की, दूसरी शहरी जीवन की। उनके अनुसार प्रेमचंद इन कथाओं को जोड़ नहीं सके हैं, इसलिए गोदान का कथानक बिखर गया है। रचना में बिखराव है या नहीं, इसका फैसला इस आधार पर होगा कि गांव व शहर की कथाओं को जोड़ने के लिए प्रेमचंद ने किस प्रकार के संपर्क सूत्रों का नियोजन किया है। पहले यह देखना होगा कि संपर्क सूत्र कितने हैं, फिर यह कि संपर्क सूत्रों की आवृत्ति कितनी है, और यह भी कि संपर्क सूत्र का गुणात्मक प्रभाव कैसा है। फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में गांव व शहर की कथा को जोड़ने वाले 3 संपर्क सूत्र है, राय साहब, गोबर और मेहता मालती। कुल 86 पात्रों में से केवल 3 ही पात्रों का संपर्क सूत्र बन पाया, निश्चित रूप से कम प्रतीत होता है। इसके बाद भी यदि संपर्कों की आवृत्ति व गुणात्मक प्रभाव बेहतर होता तो कथानक बन सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक आवृत्ति का प्रश्न है, राय साहब सिर्फ एक बार गांव में दिखे हैं, धनुष यज्ञ के प्रसंग में। मेहता व मालती 2 बार गांव में आए हैं, पहली बार धनुष यज्ञ प्रसंग में, दूसरी बार घूमते हुए। गोबर 2 बार गांव से शहर गया और लौटा भी, लेकिन उनका भी आना जाना इतना ज़्यादा नहीं है कि सिर्फ उसके सहारे दोनों कथाएं जुड़ जाए। जहाँ तक संपर्कों के गुणात्मकता या गुणवत्ता का प्रश्न है, वह भी कमज़ोर है। मेहता व मालती का गांव में 2 बार आना इस प्रकार हुआ है कि दोनों ही प्रसंग कथानक की ज़रूरत से नहीं उपजते, बल्कि थोपे हुए प्रतीत होते हैं। राय साहब सिर्फ धनुष यज्ञ के मौके पर गांव में दिखे हैं, पर वहां भी उनका ध्यान गांव पर कम, शहरी मेहमानों पर ज़्यादा है। गोबर के माध्यम से जरूर कथाएं कुछ हद तक जुड़ पाई है, पर उसका प्रभाव भी कथानक को बहुत अधिक संभाल नहीं पाया है। यही कारण है कि जिनको लक्षित करते हुए नंदू लारे वाजपेयी ने लिखा है, गोदान के शहरी व ग्रामीण पात्र एक बड़े मकान के 2 खंडों में रहने वाले 2 परिवारों के समान है, जिनका एक दूसरे के जीवन क्रम से बहुत कम संपर्क है। आप इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, मैंने आपको जीएस का प्रश्न दिया हुआ था। अब देखते हैं कि जीएस में इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। पहले है धार्मिक
दार्शनिक और सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में वैदिक साहित्य का महत्व। देखिए, वैदिक साहित्य का महत्व बताना है। वैदिक साहित्य का महत्व बताना है 3 आधार पे। एक तो धार्मिक आधार पे, दूसरा सांस्कृतिक आधार पे, और तीसरा है आपका दार्शनिक आधार पे। ये 3 आधार है आपके उत्तर बताने के लिए। अब चलिए समझते हैं कि धार्मिक आधार पे क्या क्या हो सकता है वैदिक साहित्य का महत्व। धार्मिक आधार पे अगर देखें तो हिंदू धर्म की स्थापना होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, पवित्र शास्त्र, अभी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा जैसे अनुष्ठान पूजा एंड पूजा। चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा जैसे दार्शनिक अंतर्दृष्टि, दार्शनिक अंतर्दृष्टि। ठीक है, ये हो जाएगा आपका धार्मिक महत्व। चलिए उसके बाद समझते हैं आप सांस्कृतिक महत्व के बारे में। सांस्कृतिक महत्व जैसे भाषा को लेकर के हो जाएगा आपका, फिर सांस्कृतिक विरासत को लेकर के हो जाएगा, सांस्कृतिक विरासत। फिर आपका इसी में हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत के अलावा अनुष्ठान और परंपराएं, अनुष्ठान प्लस परंपराएं, और इसी में आपका हो जाएगा फिर नैतिकता या फिर नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य। इसके बाद आपका है दार्शनिक वाला पार्ट। तो दार्शनिक वाले पार्ट में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। दार्शनिक में जैसे सत्य की खोज, सत्य की खोज में इसका महत्व है, और आपका मुक्ति की प्राप्ति यानी कि आप बोल सकते हो मोक्ष की प्राप्ति। फिर आप इसमें लिख सकते हैं अस्तित्व, मानव का अस्तित्व है या नहीं, यानी कि अस्तित्व को लेकर के फिर कुछ दार्शनिक संप्रदाय, दार्शनिक संप्रदाय, ये सब कुछ पॉइंट होंगे। अब चलिए एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखिए धार्मिक में क्या महत्व है, अगर आप इसका परिचय लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। आप बताएं यहाँ पर कि वैदिक साहित्य प्राचीन भारत के धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समकालीन विचार, आध्यात्मिकता और सामाजिक मापदंडों को निरंतर प्रभावित करती रही है। आप इस तरह से भूमिका बता सकते हो। फिर धार्मिक पॉइंट का महत्व लिखना शुरू कर दीजिए अगले पॉइंट में। धार्मिक में जैसे हिंदू धर्म की स्थापना, हिंदू धर्म की स्थापना अगर देखा जाए तो वैदिक साहित्य जैसे कि ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में यज्ञ, अग्नि, सोम जैसे देवताओं के लिए बहुत सारे सूक्त वर्णित है उनके लिए। तो वहाँ से फिर आध्यात्मिकता, धार्मिकता, इन सब का मार्गदर्शन प्रशस्त होता है। तो इसलिए धर्म की स्थापना। दूसरा हो जाएगा जैसे पवित्र शास्त्र, जैसे वेद हो गया आपका, जिसमें कि जो सुना गया है ना, उन सबको यहाँ पर यह किया गया है, संकलित किया गया था। फिर अनुष्ठान और पूजा, यजुर्वेद जो है आपका वैदिक साहित्य, उसमें देखेंगे कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाए जाने लगे, जैसे यज्ञ है ना, बलिदान वगैरह दिया जाने लगा, तो अनुष्ठान और पूजा हो जाएगा। उसी तरह से दार्शनिक अंतर्दृष्टि, जैसे कि मोक्ष का प्राप्ति होना, जैसे भागवत गीता में कहा गया है, मतलब किस तरह से वो अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है वो आदर्श को स्थापित करता है और कैसे आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सकते हैं, तो ये सब अंतर्दृष्टि हमें प्रोवाइड करता है। फिर अगर आप सांस्कृतिक महत्व देखें तो भाषा, तो वैदिक साहित्य ने भाषा, व्याकरण और शब्दावली को भी परिष्कृत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। फिर आप बता सकते हो सांस्कृतिक विरासत को भी संजो करके रखा हुआ है, जैसे रामायण महाभारत में जो मूल्य दिया गया है उनको संजो करके रखा हुआ है अभी तक। फिर अनुष्ठान और परंपराएं, जैसे बहुत सारी परंपराएं, अनुष्ठान, रीति रिवाज भी शास्त्रों में, जैसे ब्राह्मण, अरण्यक जैसे जो ग्रंथ है उसमें पूजा, यज्ञ, ये सब कैसे होगा नहीं होगा उन सबको संरक्षित करके रखा हुआ है, जो बाद में हिंदुओं, समकालीन हिंदुओं
के साथ जुड़ा हुआ है ये। फिर आप इसमें बता सकते हो नैतिकता के बारे में कि उपनिषद या फिर जो वैदिक धर्मशास्त्र है उसमें किस तरह से नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए करके सद्गुणी आचरण, सामाजिक सद्भाव, इन सब को लाने का प्रयास किया गया है और भारतीय समाज को नैतिक ढांचे में बदलने या फिर उनको प्रभावित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। फिर आप दार्शनिक में बता सकते हो कि मोक्ष की खोज है ना, ब्रह्मा, परम सत्य क्या है, आत्मा, इन सब के अवधारणाओं का महत्व बढ़ा इस टाइम पे। फिर मोक्ष की प्राप्ति भागवत गीता में भी है ना, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। फिर अस्तित्व को लेकर के प्रश्न है, उनको भी सुलझाने का प्रयास किया गया है और दार्शनिक संप्रदाय जैसे कि अद्वैतवाद, द्वैतवाद, इस तरह के दृष्टिकोण बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस तरह से इस प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना था। चलिए देखते हैं कुछ एस्पेरेंट का उत्तर आया हुआ है। 2 जीएस के है, एक तो है आपका अंतिम। चलिए ठीक है। वैदिक साहित्य भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति का आधार है, इसका महत्व निम्नलिखित है। हिंदू धर्म का मूल स्रोत है, देवताओं पूजानुष्ठान, कर्मकांड। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दीजिए, ठीक है, कौन कौन से ग्रंथ वगैरह में। धार्मिक महत्व है, ठीक है, ज्ञान योग, सत्य ज्ञान, जो मैंने पॉइंट बताया उसको भी आपको यहाँ पर लिख लेना है। सांस्कृतिक महत्व में मूल आधार है, सामाजिक अर्थव्यवस्था का वर्णन, कला साहित्य विज्ञान का भी। इनका स्रोत इस तरह से नहीं, यहीं पर आप एग्जाम्पल दीजिए, यहीं पर है ना, इसके पॉइंट के नीचे ही। वैदिक साहित्य का योगदान, भारतीय दर्शन और धर्म का विकास हुआ, संस्कृत भाषा इसका, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय जीवन शैली और मूल्य। निष्कर्ष, वैदिक साहित्य भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति का आधार है, इसका मतलब धार्मिक शास्त्र में विकास का अत्यधिक है, यह भारतीय जीवन शैली और मूल्यों के आधार है और संस्कृति को प्रभावित करता है, ठीक है। उत्तर थोड़ा सा सुधार करना है, जो आपको मैंने फॉर्मेशन दिया है उसके ऊपर करना है काम आपको। चलिए इसके बाद जो कॉपी है ये है सुमन पल का। वैदिक साहित्य, वैदिक ग्रंथ मूलतः मौखिक थे और सांस्कृतिक भाषा में रचते। काफ़ी समय बाद इस काल का कालवर्णन किया गया। थोड़ा सा परिचय आप सुधारिए यहाँ पर, जो मैंने बोला था जिस तरह से आपको उस तरीके से लिखना है, ताकि जब आप परिचय आप ऐसा लिखो ना, देखिए परिचय अच्छा कैसे होगा, परिचय आप अच्छा ऐसा लिखिए ताकि परिचय पढ़ने के बाद पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। वैदिक ग्रंथ में 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 अरण्यक, 13 उपनिषद है, जिसमें 4 वेद महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन और अर्थवेद नवीन है। आइए अब इन ग्रंथों के माध्यम से धार्मिक दार्शनिक को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए मत लिखिए, है ना, ये इस तरह का कनेक्टिव वर्ड आप वहाँ पर लिख सकते हो, ऐसे में यूज करिएगा। धार्मिक विकास, यजुर्वेद में हम यज्ञ के महत्व की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले देखिए आप, है ना, हैंड राइटिंग सुधारिए, पहला काम आप ये करिए। दूसरा काम, थोड़ा स्पेस दे करके लिखिए और हाईलाइट करने का हैबिट डालिए, ठीक है। हाईलाइट करने का जो की पॉइंट है उसको हाईलाइट करने का हैबिट डालिए। उससे क्या होगा, परीक्षक का ध्यान जो है डायरेक्ट उस की पॉइंट पे जाएगा और की पॉइंट के जाने के बाद जो है मतलब उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा तो अच्छे अंक आपको मिलने की संभावना वहाँ बढ़ जाती है। जिससे यज्ञ पवित्र कर्म माना गया। किसी कार्य को आरंभ करने से पहले यज्ञ करना आवश्यक है। यज्ञ क्या इहलोक परलोक से जोड़ती है और उस समय अनेक देवताओं की उपासना करते थे, जैसे ये सब, ठीक है। प्रकृति की शक्तियों को देवता कार्य में पूज्य योग समझते हैं। वेदों के कई देवताओं की स्तुति उल्लेखित किया गया है। देवताओं को बलि चढ़ाने की प्रथा, ठीक है। ये दार्शनिक में हिंदू धर्म में दर्शन, ठीक है, समाज के कल्याण की कामना दृष्टिगोचर होती है। एकेश्वरवाद में विश्वास वह मानते हैं कि जिस भी देवता की प्रसन्न करना हो उसके नाम का यज्ञ किया जाए और यज्ञ वगैरह, ठीक हो गया। भाग्य साथ कर्म का भी महत्व है, कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होगी, ठीक है। ये बुराई से दूर रखकर सत्कर्म की ओर प्रवृत्ति, परोपकार, ईमानदारी, सुंदर, ये सब हो जाएगा, ठीक है। इसमें दार्शनिक में हो गया। फिर सांस्कृतिक विकास में ब्राह्मण निर्विकार हुए, जो मस्तिष्क ब्राह्मण, भूल, आंखें वेश्या,
इन्हें कार्य करने का वर्गीकृत किया गया और कर्म को परिवर्तित करके वर्ग पर परिवर्तित कर दिया। सांस्कृतिक विकास में ये वाला पॉइंट ठीक नहीं है, ठीक है। यह पितृसत्तात्मक समाज के बावजूद महिलाओं के सम्मान को दिया, ये वाला पॉइंट ठीक है। शिक्षा मतलब आप भाषा वगैरह यहाँ पर बोल सकते हो। सामाजिक संतान जीवन को यार अवधि में विभाजित किया गया था, जिसे चतुराक्षस कहा गया। ब्रह्मचर्य गृहस्थ संन्यास महिलाओं के लिए। ये आपका सांस्कृतिक में ये सब नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक महत्व में जो आपको मैंने बताया, सांस्कृतिक विरासत, अनुष्ठान, परंपरा, नैतिक और नैतिक मूल्य और भाषा, ये सब आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है। वैदिक साहित्य में हमें उस समय की अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त होती है जो उस समय तक ही सीमित नहीं, उसमें अपने काल के आने वाले समय। आप देखिए निष्कर्ष आप इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पर। अच्छा निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं कि आप बताइए कि वैदिक साहित्य ज्ञान का एक कालातीत स्रोत बना हुआ है जो पीढ़ियों से धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का मार्गदर्शन करता रहा है तथा भविष्य के ज्ञान एवं प्रेरणा के लिए संरक्षण व प्रसार के महत्व पर बल देता है। आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब तो किन्हीं का नहीं बचा हुआ है, जितने आए हुए थे उन सब का मैंने कॉपी चेक कर दी और मॉडल फॉर्मेशन भी दे दिया आप लोगों को। धन्यवाद। आंसर राइटिंग इस सेशन को लाइक करिए आप लोग। अगर पसंद आ रहा है तो आप अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।